हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी उम्मीद करते हैं कि अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो पहले से जो आपका सिद्धांत चल रहा था, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें आज हम लोग का जो जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग इससे पहले दो सिद्धांत के बारे में भी चेक देखे हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए, आज हम लोग का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जीन पियाजे ने आखिर क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर उनका तस्वीर लगा हुआ है। ये है जीन पियाजे, ये दिख रहा है ना, ये है जीन पियाजे। ठीक है, तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया था, जिसको जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं, उनका डिटेल को पूरा जानने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन ले लें इसके साथ। इसके बाद हम लोग क्योंकि कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उसको आप लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो सकती है। क्योंकि जो मेन पॉइंट है उसको काफ़ी सारे टीचिंग एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि आपका टेट हो गया, सीटेट हो गया, और अलग अलग प्रकार के जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको इससे काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ घनश्याम और आप देख रहे हैं मिशन शिक्षा। तो आज की इस कड़ी में, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की कड़ी में, आज हम लोग पहुँच चुके हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। इससे पहले हम लोग ब्रूनर का सिद्धांत और वाइगोस्की का सिद्धांत और भी बहुत सारे सिद्धांत का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। तो आप अगर वो सिद्धांत नहीं देखे हैं तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे का सिद्धांत, तो उन्होंने किस पे दिया था सिद्धांत? तो उन्होंने तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया था, यानी बच्चों को संज्ञान मस्तिष्क ऊपर दिया था। उन्होंने इसको 4 ये में कैटेगराइज किया था। तो ये क्लास थोड़ा आज लंबा होने वाला है, क्योंकि आज इनके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं और इनके जो सिद्धांत है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक सामान्य परिचय लेते हैं जीन पियाजे का। ठीक ना। तो देखिए, जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में 1886 ईस्वी में जीन पियाजे का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनको प्रकाशित किया था 1923 ईस्वी में। उसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना। आगे है, पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। तो अभी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत भी दिया है, जिसको आज हम लोग जानने वाले हैं। अगला है प्रयोग। जो उन्होंने जो अपना जो प्रयोग किया था वो अपने बच्चे के ऊपर किया था। जो जीन पियाजे है ना, वो जो अपना प्रयोग है उन कहाँ पे किया था? तो अपने बच्चे के ही ऊपर प्रयोग किया था। अपने बच्चे के ऊपर देखा, उनको ऑब्जर्व किया, इसके बाद ही वो थ्योरी को दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। जो पियाजे है और बच्चों को विकास का जो मापदंड किया, उनका जो सिद्धांत दिया, उसका जनक भी किसको कहा जाता है? तो जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक ना। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक ना। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम लोग और भी क्या क्या नाम से जानते हैं। जो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें और भी क्या क्या नाम से उसके बारे में दिया रहता है। तो उसी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक एक करके पूरा डिटेल से इनका जो कौन सा सिद्धांत दिया था, किसमें क्या कहता है, सारे कुछ को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको और भी क्या नाम से जाना जाता है? सबसे पहले इसको जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला जाना जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला जाना जाता है अवस्था का सिद्धांत। अगला पॉइंट में जाना जाता है उसका अगला नाम से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट में क्या नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक चरण का सिद्धांत। कौन सा? विकासात्मक चरण का सिद्धांत। और भी इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो विकासी अवस्था का सिद्धांत। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में दिया है, अवस्था के बारे में दिया है, संज्ञा और विकासात्मक चरण का सिद्धांत दिया है। तो इसी अलग अलग नामों से इनका जाना जाता है, इनका सिद्धांत को। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखें कि संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक का में अगर संज्ञान है उसका अर्थ क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो संज्ञानात्मक और संज्ञान विकास का अर्थ क्या है उसको समझते हैं। तो वो है एक प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिसे बालक वातावरण से सीखता है। तो संज्ञान यानी कि आपको जो दिमाग का जो क्षमता है उसमें कहाँ से सीखता है, तो बालक वातावरण से सीखता है, उसको क्या कहते हैं, संज्ञान। यानी हम उसको जानकारी लेते हैं कहाँ से, तो अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संज्ञान कहते हैं, हम लोग उसको नॉलेज कहते हैं। अपने जो मस्तिष्क को जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। अगला है संज्ञान विकास। संज्ञान विकास कब से कब तक चलता है, तो संज्ञान विकास का कब से, तो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, तो यानी बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और कहाँ तक चलती है, जीवन पर्यंत तक चलता है। कहाँ तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलने वाला क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। यानी कि जब से बच्चा जन्म लिया तब से जो विकास शुरू हो गया सो जाके कब तक चलेगा, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक संज्ञानात्मक विकास चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए इससे अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक क्या है, अभी जैसे हम लोग तो संज्ञान देखें, संज्ञान विकास देखें, अब देखते हैं संज्ञानात्मक क्या है। तो किसी भी चीज़ या विषय के बारे धीरे धीरे जानना समझने को कहते हैं। यानी धीरे धीरे कोई भी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक कहते हैं। अर्थात संज्ञानात्मक का आशय जानने समझने की क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कोई भी चीज़ को हम जान रहे हैं, कोई चीज़ को कर रहे हैं, तो उसी से आशय है संज्ञानात्मक का। ठीक ना, तो चलिए पहले इसको हम लोग डिटेल से जान रहेगा, फिर वहाँ पे कुछ कुछ वर्ड जो दिया रहता है तो वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने तो डायरेक्ट हम थ्योरी पे आ जाएंगे, उन्होंने 4 ये पे दिया है, बहुत सारे जगह आपको यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, बहुत सारे आएंगे डायरेक्ट आपको बताएंगे कि इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, 4 प्रकार दिए हैं, वो 4 प्रकार के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपका जो उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे, उसके बाद खत्म। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा डिटेल से इसको समझे पहले, कि उसमें से एक एक वर्ड दिया हुआ है उसका कहने का सेंस क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है, इसके बाद ताकि आपका समझ विकसित हो सके और आप बेहतर तरीके से इसको जान सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अब देखते हैं हम लोग सिद्धांत में क्या क्या पहले कहता है, इसके बाद उन लोग कितने प्रकार है, इसके बारे में सबको डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले है पियाजे का मानना है कि बालक में जैसे जैसे परिपक्वता आती है वैसे वैसे बालक अपने मस्तिष्क के वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है। यानी कि इसमें कहना है कि बालक जैसे जैसे मतलब परिपक्वता आती है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है उस से बालक जो वस्तुओं को समझने देखने के जो उनका नज़रिया है वो बदलने लगता है और उसको जानने लगता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है। यानी कोई अगर खिलौना है तो खिलौना को पहले कोई गाड़ी का छोटा सा खिलौना है उसको देखने का नज़रिया अलग है, फिर थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा परिपक्व हो जाएगा तो उसी में आपको कंप्यूटर का देखने का नज़रिया अलग है, लैपटॉप का देखने का नज़रिया अलग है। इस तरह धीरे धीरे उनका जो विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चल जाता है। अगला पॉइंट में कहता है कि पियाजे के अनुसार कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चे हैं अपने खुद से करने के सक्रिय मतलब खुद से करके क्रिया करके वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इसी कारण से बालक जो बच्चे होते हैं, बालक को जो पियाजे साहब का कहना था कि बालक को नन्हे वैज्ञानिक कहा जा सकता है। यानी बालक को नन्हे वैज्ञानिक क्योंकि वो बहुत सारे तोड़ फोड़ खोज वोज करते रहते हैं, कोई भी सामान को इधर तोड़ा उधर किया, नए नए चीज़ को खोजने लगता है कि इसमें ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बहुत सारे सवाल अपने आप में करता है। तो इसलिए उनको कहना है कि नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत देते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे अपने जो कार्य करते हैं कि खिलौने से रिलेटेड अपने काम से रिलेटेड, तो वो चीज़ को वो अपने तरीके से करते हैं। तो उसी को कहा है कि वो नन्हे वैज्ञानिक है होते हैं, वो उन्होंने सिद्धांत दिए मतलब देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से अलग प्रकार की होती है। पियाजे का कहना है कि जो बच्चे हैं और वयस्क हैं, बड़े हैं, बच्चे और बड़े का सोच है दोनों अलग अलग प्रकार की होती है।
और परंतु दोनों में सोचने की मात्रा बराबर होती है, बट जो क्वांटिटी होता है सोचने का वो दोनों में समान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मानसिक शक्ति में अंतर हो सकता है, बट दिमाग तो वही है। दिमाग जो इतना उसके पास जितना इसके पास है, लेकिन वो है कि थोड़ा सा उसका विकास नहीं हुआ है बच्चे वाला में, और जो बड़े वाला में उसका विकास हो चुका है। इसीलिए क्वांटिटी में सेम है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये किसका कहना था? तो जीन पियाजे का कहना था। चलिए इससे आगे अब देखते हैं। आगे वो अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स का मैं क्या कहना है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अनुकूलन, यानी कि अडाप्टेशन। तो ये होता क्या है? तो इसमें बालक अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालता है। यानी इसमें कहना यह है कि जैसे बालक है तो बालक सबसे पहले उसके आसपास में जो भी वातावरण रहेगा उससे आसपास में जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के साथ सीखता है। अगर मान लो बैल बकरी है तो बैल बकरी के साथ सीखता है, मतलब उसको देख के सीखता है। तो वो अपने दोस्त क्या कर रहे हैं उसको देख के सीखता है। तो वो अपने जो जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण में वो खुद को डाल देता है। तो उसमें इसका दो प्रक्रिया होती है, वातावरण में डालने का दो प्रक्रिया होती है। सबसे पहला है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण तो इसमें आत्मत सत्कारण, तो यानी कि अपने आप को, इसमें कहने का मतलब है इसमें कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि कुत्ता को देखता है बालक, जब सबसे पहले कुत्ता को देखता है कि इसका चार पैर है, इसके भौंकने का तरीका अलग है, आवाज़ करने का तरीका अलग है, इसके चलने का तरीका अलग है, तो खाने का तरीका अलग है, पानी पीने का तरीका जीभ में ये करके पीता है। तो सब वो देखता है, वो पहले ऑब्जर्व करता है उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर। क्योंकि पहले तो पढ़ा रहता है कि डी फॉर डॉग, तो डॉग आखिर वो करता क्या क्या है उस चीज़ को पहले देखता है, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ता है। अगला है बी पॉइंट में है समायोजन। तो समायोजन तो जो पूर्व ज्ञान है, समायोजन का कहने का आशय है कि पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। जो पूर्व ज्ञान जो होता है उसको परिवर्तन करता है और जो वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि और भी एक जिसको घर में देखा कुत्ता और बाहर में गया और दूसरा वातावरण में गया तो वहाँ देखा हाथी। जैसे हाथी का मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि वो हाथी देखा, अब देखा कि हाथी और कुत्ता तो दोनों का तो चार पैर है, लेकिन दोनों का तो चलने का तरीका अलग है, दोनों का जो आपका जाके आवाज़ करने का तरीका अलग है, दोनों का आकार में अंतर है। तो इस चीज़ को वो परिवर्तित करके वो समझता है कि नहीं ये चीज़ का चार पैर होता है, लेकिन वो भी चीज़ का चार पैर होता है, लेकिन वो चीज़ अलग है। तो ये चीज़ को वो अपने आप में तालमेल बिठाता है, किससे? परिवर्तन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके। तो जो उसको पहले का ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन लाता है, फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलन। तो अब संतुलन का कहने का मतलब है कि संतुलन किस में? तो जो पूर्व ज्ञान था और जो परिवर्तन ज्ञान था वो दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। तो पूर्व ज्ञान क्या था? मतलब कुत्ता को देखा कि चार पैर घर में भौंकते रहता है, फिर देखा हाथी को कि नहीं इससे बड़ा जानवर होता है, तरन में देखा, फिर उस दोनों को एक साथ जोड़ा, इसके बाद उसको संतुलन बनाया। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए उसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन बनाता है अपने मस्तिष्क में। तो अपने उसका दिमाग में अलग अलग चीज़ नहीं, अगर कुत्ता था तो छोटा क्यों था, चार पैर तो उसका भी था, हाथी था तो बड़ा क्यों था, उसका भी तो चार पैर था। तो ये चीज़ में वो अंतर स्पष्ट करना, अंतर सोचने लगता है अपने दिमाग में और उसको समायोजित करता है। तो जैसे कुत्ता के और हाथी दोनों के चार पैर हैं, दोनों अलग तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, एक दौड़ता है, हाथी तो आराम से चलता है, अभी दौड़ते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं दौड़ते हैं। दोनों आवाज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, दोनों का आकार अलग अलग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब वो दोनों जो वातावरण में जाता है बालक और देखता है, ऑब्जर्व करता है, इसके बाद उसको समायोजित करता है, संतुलन बनाता है अपने दिमाग में, इसके बाद ये सारी चीज़ों को वो जान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है, क्योंकि ये खतरनाक नहीं, जैसे कि ये बहुत प्रभावशाली वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे चीज़ आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इसका जो क्वेश्चन है वो मिलता है देखने को। तो ये आखिर होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मानव या बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है उसका प्रयोग करके
किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाते हैं उसे अस्किमा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मानव या बालक, जो बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है कि उसे अस्किमा धारणा बनाता है। जैसे कि हम लोग को पहले से ही बताया गया है कि नहीं, शेर के सामने नहीं जाना चाहिए, तो उसका दिमाग में पहले से है कि शेर के सामने नहीं जाना चाहिए। अब जब वास्तव में शेर को देखेगा बालक तो उसमें वो चीज़ आएगा ना, और बोलेगा ना कि नहीं उसके सामने नहीं जाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो उसके पास पूर्व ज्ञान है, तो उसके विषय पे वो धारणा बनाते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस तरह का कुछ होता है इसके बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव शिशु में अस्किमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रियात्मक जन्मजात होती है। तो इसमें जो अस्किमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात पाई जाती है किसमें? तो मानव शिशु में। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो अस्किमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, अस्किमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अस्किमाओं से जोड़ने को संगठन कहता है। जैसे कि जो अस्किमा है उसको अलग अलग प्रकार का जो पुनर्गठन एक कर्मित व्यवस्था से करना चाहिए। मतलब जो कर्म के अनुसार जो आपका दिमाग में जो कोई चलता है, पहले पूर्व ज्ञान के थ्रू, फिर उसके बाद जो आपका जो परिवर्तित ज्ञान के थ्रू, परिवर्तन से जो होता है आपका वातावरण में, उसके थ्रू जो होता है उसके संगठन बनाने को ही कहा जाता है संगठन। तो ये चीज़ नहीं है। अब मेन ये सब ऐसे अभी जो हम लोग देख रहे थे वो सब जो मेन जो वर्ड है उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे थे कि अगर जो जिन प्याजे साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें जो कुछ जो ऐसे ऐसे वर्ड यूज हुए हैं उसके बारे में क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका तात्पर्य होता है, उसके बारे में अभी हम लोग जान रहे थे। तो अब हम लोग का शुरू होता है मेन सिद्धांत। जो जिन प्याजे का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत अभी हम लोग का शुरू होने वाला है। तो ध्यान आप अपनी जो कमर है कस लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपको जो सिद्धांत के बारे में जानने को मिलने वाला है बस। तो चलिए अब देखते हैं सिद्धांत में क्या क्या देखने को मिलता है। सॉरी। जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। तो जिन प्याजे जो हैं साहब हैं उनका जो संज्ञानात्मक विकास है उनकी कितनी अवस्थाएं हैं? तो उनके विकास की 4 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहला अवस्था कौन सा है? तो सबसे पहला अवस्था है संवेदी या तो पेशीय अवस्था। संवेदी और या तो पेशीय अवस्था, जिसका जो अवधि होता है वो कितना होता है? 0 से 2 साल के बीच होता है। तो इसमें बालक क्या क्या चीज़ करता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे शुरू है पेशीय अवस्था, नहीं संवेदी या पेशीय अवस्था। इसमें बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो बालक इसमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक ना। अपना जो जितने भी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने तो तभी नहीं सकता है बालक, लेकिन देख सुन सकता है, महसूस कर सकता है, किसी चीज़ को छू सकता है। इस सब के थ्रू से बालक शुरू में सीखता है। और इसमें बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें बालक में जो वस्तु है उसको छूने का, उसको देखने का, जानने का, उससे खेलने का गुण आ जाता है। अगला है जैसे बालक, जैसे कि छोटा बच्चा है, 1 से 2 साल का बच्चा है, तो उसमें आप कोई खिलौना दिए हैं तो खिलौना आप ले लीजिएगा। इसके बाद उस खिलौने को उसके नज़रों से इर्द मतलब कहीं पे छुपा दीजिएगा, मतलब कंबल के नीचे पे डाल दीजिएगा, या तो कहीं पे कोई डब्बा के अंदर में भर दीजिएगा। तो बच्चा अगर उस चीज़ को देखा रहेगा तो वो अपने खिलौने को खोजते खोजते वहाँ पे चल जाएगा और अपना खिलौने को वो वापस ला लेगा। यानी कि तो यही चीज़ को बोला कि अगर छुपाई हुई वस्तु को भी वो निकाल सकता है, किसमें? इस वस्तु में, इस अवस्था में बच्चा, ठीक ना। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो समय सीमा है वो कितनी है? इसकी समय सीमा है 2 से 7 साल के बीच। कितनी है? 2 से 7 साल के बीच है। इसमें आखिर होता क्या क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें होता यह है
यह क्रिया करने की अवस्था है। यह क्या है? क्रिया करने की अवस्था है। इसमें बालक सामने वाली वस्तु को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्रिया तो कर सकता है लेकिन छोटा छोटा क्रिया कर सकता है, जैसे कि उसके बारे में देख सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन उसको कुछ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर रखा हुआ है तो कंप्यूटर को वो देख सकता है, लेकिन उसमें जो काम करने की जो शक्ति है वो जो विकसित उस समय उसको नहीं हुई रहती है, तो उसको वो ज़्यादा कुछ उसमें क्रिया नहीं कर पाएगा, कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, बस देख सकता है, या तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हो तो ऑन ऑफ कर सकता है या फिर माउस कीबोर्ड को इधर उधर हिला सकता है, बस उतना ही कर सकता है। इसके आगे उसमें क्या काम होता है वो चीज़ नहीं कर सकता है, उस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतीकों का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। जो प्रतीक है, प्रतीक बोले तो क्या, क ख ग ये सब जो पढ़ते हैं ना, ABCD, तो इस सब का जो उपयोग करने में वो निपुण हो जाता है उस समय तक बच्चा, क्योंकि वो 7 साल का उम्र तक आता है, 7 साल की उम्र तक लगभग ये सब जानना शुरू कर जाता है। प्रतीक कोई भी चीज़ रहता है उसको जानने लगता है, समझने लगता है बच्चा। अगला है, देखिए जैसे में यहाँ दिया गया है कि जैसे हाथी शब्द सुनते ही दिमाग में हाथी का चित्र बन जाता है। जैसे कि हाथी शुरू में पढ़ते रहता है कि ई फॉर एलिफेंट, तो वही चीज़ अगर एलिफेंट मीन्स हाथी, तो हाथी का जैसे ही उसका दिमाग में कोई हाथी वर्ड आ जाता है दिमाग में, तो वो चित्र बन जाता है उसके दिमाग में, क्योंकि वो चित्र के माध्यम से पढ़ा हुआ है, तो वो उसके दिमाग में चित्र दिमाग तुरंत बन जाता है। ठीक है, अगला है, अगला क्या है, तो अगला है जीववाद। तो जीववाद का कहने का मतलब है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव चीज़ों में, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। यानी कौन सी चीज़ सजीव है, किसमें जान है, किसमें जान नहीं है, इस सब के बारे में बच्चा अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। ये पेड़ है, इसमें पेड़ है तो इसमें बच्चा इसके बारे में जानने लगता है। फिर ये जो आदमी है इसके बारे में जानने लगता है, यानी सजीव और निर्जीव। अभी कोई टेबल है, टेबल के बारे में जानने लगता है कि यहाँ जगह रखा ही रह जाता है। इस सब के बारे में बच्चा अलग अलग तरीके से जानना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं जीववाद। ठीक है, अगला होता है अहम केंद्रित। जो दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रामक अवस्था, उसमें जो बच्चा है अहम केंद्रित होता है, यानी कि बच्चा जो कुछ सोचना शुरू करता है, जो वो कर रहा है, वो जो सोच रहा है, वो कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ सही कर रहा हूँ, यानी वो ईगो पे रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चा है किसी माता के गोद पे है और उसका कोई भाई या बहन है, अगर वो गोद पे बैठा हुआ है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो भाई है या उसका जो छोटी बहन है या बड़ा भाई है वो गोद पे बैठे, क्योंकि वो चाहता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ और मेरे लिए ही मेरी ही माँ है, आपको माना ही है। इसी को बोलता है अहम केंद्रित, क्योंकि वो ईगो में आ जाता है बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपलाट, मतलब उल्टा पलटी करना। इसका जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अपलाटावी, अपलाटावी यानी अपलाटावी का मतलब हो गया उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, यानी कि कोई भी चीज़ को उल्टा पुल्टा करने में वो सक्षम नहीं होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई गणित का कोई क्लास चल रहा है, जैसे 5+6 कितना होता है, 11 होता है। अगर हम उसको 6+5 दे देते हैं तो वो चीज़ को वो सही से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उलट नहीं पाएगा, क्योंकि उसका उस समय तक विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ को उसको व्यवस्थित करने को रख देंगे, ये छोटा गिलास है, ये छोटा लड्डू है, ये बड़ा लड्डू है, ये बड़ा लड्डू है, इसको क्रम से सजा के रखो, तो वो चीज़ को क्रम से नहीं कर पाएगा, उतना उसके पास विकास नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग देखें। अगला है, अगला उसके पास क्या दिक्कत होती है, तो अगला है कि मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई में बालक अंतर नहीं कर पाता, यानी कि ये कितनी ऊंचाई है या कितना पैसा है। अगर 2000 का रुपया दे दोगे ना नोट और सिक्का, तो वो बच्चा सिक्का को लेना प्रेफर करेगा, पैसा जो कागज़ का सिक्का पैसा होता है ना उसको लेना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि नहीं इसका कोई, उसको पता नहीं होता है कि इसका कितना वैल्यू है और इसका कितना वैल्यू है। तो जिस चीज़ के बारे में वो जानता है, यानी कि सिक्का के बारे में जानता है, वो सिक्का लेना चाहेगा। तो फिर वजन करेगा, अगर दो चीज़ में वजन कर रहा है तो वजन में उसको अंतर नहीं, बस जानेगा कि हाँ ये वजन हो रहा है, लेकिन कितना क्या वजन हो रहा है उसके बारे में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। जिन पे आ जाएगा दूसरा स्टेज में। ठीक ना, अगला है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का कहने का मतलब है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल
विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को कहते हैं। यानी कभी कुछ काम अगर वो कर रहा है, कोई अगर मतलब उसका खिलौना है तो खिलौना में वो पूरा एकदम ध्यान को केंद्र करके उसमें क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, किधर चक्का फिट है, किधर चक्का घूमता है, किधर उसका चाबी डाला जाता है, वो सारे कुछ उसमें पूरा केंद्र से एकदम पूरा दिमाग लगा के देखते रहता है, उसको बोला जाता है केंद्रीकरण। यानी एक चीज़ में वो फोकस हो जाना। ठीक है। अगला है संरक्षण। संरक्षण का कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन कर दे तो वस्तु की गुणवत्ता और मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बालक समझ पाता है। ये बालक नहीं समझ पाता है। देखिए, अगर कोई वस्तु है उसको नहीं समझ पाता, मान लिखिएगा कोई वस्तु है उसका हम आकार में परिवर्तन कर दे, जबकि वही वस्तु वही चीज़ है, लेकिन उसको वो कुछ पता नहीं लगा कि बालक कि उसमें कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। आकार में बस देख सकता है कि आकार में, लेकिन उसको क्वालिटी देखेगा तो क्वांटिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसको आकार में इधर उधर कर देने से थोड़ा सा बालक समझ नहीं पाता उस चीज़ को इस अवस्था तक में। ठीक है। अगला है क्रमबद्ध। क्रमबद्धता, इसमें बच्चों वस्तुओं को आकार के आधार पर सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। इसमें वस्तुओं के आकार को बोले तो एक छोटा सा बॉक्स है, ये बड़ा सा बॉक्स है, और ये बड़ा सा बॉक्स है। तो इस सब को अगर आपको क्रमवार तरीके से सजाना है तो इस चीज़ को बच्चे नहीं कर पाते हैं उस समय तक। ठीक है। कौन समय तक? अंजीन पे आ जाएगा दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज कौन सा था? दूसरा स्टेज था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता है। अगला हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट में क्या करना, कौन सा है? तो जीन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास का। तो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था, इसमें हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु को देखकर ये चिंतन शुरू कर सकता है। यानी कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो उसमें देख के ही बच्चा उसमें चिंतन शुरू करना सकता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, मेरे बगल में लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप को देख के बच्चा उसमें सोचना शुरू कर देगा कि आखिर वो है क्या, वो काम कैसे करता है। तो इसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। अगला है इसमें उलट पलट, माप, जीववाद, मुद्रा, भार आदि गुण सीख लेता है। देखिए, उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या कि जीववाद में दूसरा चरण में कि जो सजीव और निर्जीव में बच्चा अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता था, लेकिन इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव पे दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाता है। ठीक है। इसमें जो कोई भी चीज़ का उलट पुलट कर देना, यानी 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। उसी को 7 प्लस अगर हम 5 कर देते हैं तो वो बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा कि नहीं, यही चीज़ को बस उल्टा कर लिखा गया है, इसका भी आंसर 12 होगा। तो इस चीज़ को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अच्छी तरीके से समझने लगता है। ठीक है। अगला है मापने का। अगर बच्चा को दिया गया है 1 लीटर दूध और इधर दिया गया है 1 लीटर पानी, तो दोनों में बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा कि नहीं, दोनों का समान मात्रा है, दोनों का मान सेम है। जबकि पहले क्या था, पूर्व संक्रियात्मक में वो चीज़ को वो नहीं समझ सकता था। तो इस चीज़ को आप डिफरेंट करके रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अच्छी तरीके से उसको जानने लगते हैं, जबकि उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो नहीं जान पाते थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगला आत्मसात करण के मतलब आत्मसात तर्कना, यानी कि जो उदाहरण जो है किसी भी चीज़ का उदाहरण, अलग अलग वस्तुओं का उदाहरण देना, बच्चों उस चीज़ को जानने लगते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि ये पेड़ है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये पेड़ में ये आम का पेड़ है और ये नीम का पेड़ है। तो आम और नीम के पेड़ का वो उदाहरण देके बच्चा अभी दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है। क्यों? बोले आम फल देता है, फल हम लोग खाते हैं, जबकि नीम हमको फल नहीं देता है, ये हमको दातुन देता है, जिससे हम लोग धोते हैं। इस चीज़ को अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है बच्चा, किससे? उदाहरण के माध्यम से। तो वही है आत्मसातकरण। जैसे कि ये आगमन विधि जो होता है ना, तो इसी का ये है, आगमन विधि का ही एक इसमें एक दिया गया है प्रकार। ठीक है। जबकि एक निगमन होता है, वो आगे में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण आता है, निगमन विधि में पहले नियम आता है। ये गणित में अक्सर उपयोग होता है, जबकि ये विज्ञान वगैरह जैसे विषय में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे है सबसे अंतिम अवस्था, जो जीन पियाजे का जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसका जो अंतिम अवस्था है, अंतिम चरण है, उसको क्या बोलते हैं? अमूर्त या औपचारिक अवस्था। जिसकी उम्र सीमा कितनी होती है? तो इसकी उम्र सीमा होती है 11 से
15 साल या तो 11 से प्लस, 11 प्लस या तो 11 से 15 साल, 11 से 18 मान लिए, 11 से 14, 14 से ऊपर जितना है, यानी 11 से प्लस मानिए इसको। ये अमूर्त और औपचारिक अवस्था को कहते हैं। तो चलिए इसमें कहता क्या है, तो चलिए इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इसमें जो पॉइंट दिया गया है उसमें है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, यानी संज्ञान है ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान विकसित होने की सर्वोच्च अवस्था इसको माना जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर लेते हैं और अपने जो ज्ञान है उसको बेहतर तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा जो है जिसे बालक, अमूर्त चिंतन करने का मतलब है जिसे बालक देख नहीं सकता उसके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम लोग मंगल ग्रह हो गया, चांद हो, चांद तो खैर दिखता है लेकिन मंगल ग्रह हो गया, तो मंगल ग्रह हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन बच्चा अपने जो पढ़ाई के पे मंगल ग्रह के बारे में सोचना शुरू कर देता है, सोच सकता है कि वहाँ अगर हो क्या सकता है, कैसे होगा, या फिर दूर में कोई अगर शहर है तो उस शहर के बारे में, मान लो दिल्ली है, वो रहता है मान लो कि रांची में रहता है, झारखंड का रांची में, जबकि वो दिल्ली के बारे में सोचना सकता नहीं, वहाँ पे ऐसे होंगे, ऐसे बिल्डिंग होंगे। तो वो जैसे कि जो चीज़ को नहीं देखता है उस चीज़ को भी वो सोचने में चिंतन कर सकता है, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अगला है इसमें बालक निगनात्मक कार्य करने लगता है। जो अभी हम लोग आगात्मक बोले थे अभी कुछ देर पहले, अभी आ गया हम लोग का नियम वाला। तो इसमें हम लोग जो बालक है वो नियम वाला कार्य करने लगता है। अगर किसी चीज़ मैथ है, मैथ का कोई क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय को बच्चा जानेगा, नियम को जानेगा, तब तो उसको बनाएगा। तो वही चीज़ का है कि पहले बच्चा को गणित का कोई विषय का नियम समझेगा, फिर जाकर नियम के आधार पर उसमें क्या क्या जो सिद्धांत है उसके आधार पर वो चीज़ को वो बनाएगा। तो यही चीज़ कहा बालक इसमें जो निगमन कार्य करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है, तो जीन पियाजे जो है उनका जो सिद्धांत है उनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है, तो उस आलोचना के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आलोचना क्या हुई है, तो आलोचना हुई है कि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने जो मानसिक विकास के चरणों को अपरिवर्तनशील बताया था। जो जीन पियाजे हैं जो मानसिक विकास के चरणों को क्या बताया था, अपरिवर्तनशील बताया था। जबकि अगला जो है उनकी आलोचना है जो दूसरे मनोवैज्ञानिक ने की थी, उनको हम लोग देखते हैं। तो जीन पियाजे का कहना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। किसका कहना है, तो पियाजे साहब का कहना है। जबकि एक और में मनोवैज्ञानिक है, वो कहाँ के थे, रूसी मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है वाइगोस्की का कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। जबकि ये कहाँ के थे, ये हैं आपका स्विट्जरलैंड के हैं। जीन पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। जबकि वाइगोस्की कहाँ के हैं, वाइगोस्की रूस के हैं। कहाँ के हैं, रूस के वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और भी देखते हैं आगे इसके इनके बारे में। तो चलिए, जो जीन पियाजे हैं इनका जो सिद्धांत है, उनका जो की पॉइंट है, अभी हम लोग का जो सिद्धांत है वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग इसमें क्या जाने, क्या सीखें, हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में, सीटेट के बीएस और आपका जाके और भी अदर स्टेट के टेट एग्जाम में, और जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्जाम में, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वो सब क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस, यानी हम लोग की पॉइंट के रूप में जानने वाले हैं आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेशीय अवस्था। तो पेशीय अवस्था में जो सबसे पहला अवस्था था उसमें हम लोग को क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें बहुत सारे, इसमें सबसे पहला जो है इसमें बालक कैसे सीखता है, जिसमें बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है, ज्ञान इंद्रियों की सहायता से सीखता है। ठीक है, एक किसका था, जीन पियाजे का जो 4 सिद्धांत दिए थे, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 सिद्धांत दिए थे, उसमें से पहला है पेशीय सिद्धांत। उसमें कैसे सीखते हैं बालक, तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, सहायता से सीखते हैं बालक। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक कहने का मतलब क्या है, जो अभी जैसे कि हम लोग जो दूसरा पॉइंट है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका दूसरा पॉइंट है जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन पूछता है कि खिलौना आयु उसको कहते हैं, जिसकी उम्र की सीमा कितनी होती है, उम्र सीमा होती है 2 से 7 साल। कितनी होती है, 2 से 7 साल इसकी उम्र सीमा होती है। अगला है बालक शब्दों और
प्रतीकों का प्रयोग से खेलता है। बालक किससे खेलता है? शब्द और प्रतीकों का प्रयोग से खेलता है, यानी खेल खेल विधि में शब्दों को सीखता है। जैसे कि क हो गया, ए फॉर एप्पल, क फॉर कमल, इस तरह का खेल खेल से प्रतीकों के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक है। इसमें बालकों को भाषाई विकास होता है, इसमें बालकों में भाषाई विकास होता है। तो जो जिन प्राय का जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसी अवस्था में बालक का जो भाषा विकास होता है। पहले तो बालक बोलचाल करता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इसमें क्या होता क्या है, जब बालक धीरे धीरे अपना जो कोई भी जो मदर लैंग्वेज होता है उसको वो या फिर जो उसको वो जानने लगता है, सीखने लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट है निर्जीव और सजीव में अंतर कर पाता है। क्या कर पाता है? तो निर्जीव और सजीव में अंतर कर पाता है। नहीं, इसमें निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है, इसमें नहीं लिखिएगा, इसमें निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता, यहाँ पे नहीं छूट गया है। ठीक है। अगला है बालक अहमवादी होते हैं। इसमें बालक क्या होता है? बालक अहमवादी होते हैं। क्या होते हैं? अहमवादी होते हैं बालक, यानी ईगो में आ जाते हैं बालक। अगर बच्चा, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले, अगर किसी का मम्मी है, उसके गोद में कोई उसका बड़ा भाई बैठा हुआ है, तो वो नहीं चाहेगा बालक कि वो मेरा जगह पे वो बैठे, और वो उसको हटा देगा और वो खुद उस जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो स्टेज था, थर्ड स्टेज, उसमें था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, तो इसमें बालक चिंतन और तर्क करता है। बालक क्या क्या करता है? चिंतन और तर्क कर सकता है। इनमें दिन, महीना, तारीख, समय आदि बताने में योग्य हो जाता है बालक। जो बालक है उसमें दिन, कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा तारीख चल रहा है, ये सब बताने में बालक योग्य हो जाता है। अनुपात में अंतर कर पाता है, जैसे आकार, भार। देखिए, जो ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये एक बड़ा सा बॉक्स है, तो इसमें ये अनुपात में अंतर कर पाता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये आपका जाके 2 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। इस चीज़ को ये अंतर कर पाता है। ठीक है। अगला है बालक स्कूल जाना शुरू करता है। जो बालक है इस अवस्था में क्या करते हैं? स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है अमूर्त या औपचारिक अवस्था। तो अब इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं पूरा अच्छी तरीके से। बस इसमें हम लोग ये चीज़ को देखने का, हम लोग उससे हम लोग क्या कुछ देखने को मिला। इसमें मूर्त अमूर्त दोनों चिंतन चलता है। इसमें कौन सा चलता है? मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन चलता है, क्योंकि बालक कहाँ पहुँच गया है? तो बालक किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। इसमें कार्यों को करना, समझना, उसमें अंतर कर पाना, बालक इस की क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए बालक कार्य को कर भी सकता है, समझ भी सकता है, और उसमें अंतर कर भी पाता है कि ये हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सब कुछ अपने आप में वो अहम केंद्रित होकर समझ सकता है। अगला है मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। जो मानसिक योग्यता है, जो दिमाग का विकास होना होता है किशोरावस्था में, वो वहाँ तक वो पहुँच जाता है, और वो जो मानसिक योग्यता है उनमें पूरी वो विकास हो जाता है। क्योंकि इसमें जो उम्र सीमा कितनी थी? 11 से प्लस थी। 11 से प्लस थी, तो 11, 12, 13 इसी के बीच में तो आपका जाके किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, कोई 11 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है। तो इसी के आधार पर सब वो जो उनका मानसिक विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ये मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है इस अमूर्त या तो औपचारिक अवस्था में। ठीक है। अगला है, नोट में 2 पॉइंट है, उसको हम लोग जान लेते हैं, जो कि लास्ट है। जीन पियाजे का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो दिया था वो किस पे आधारित है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। बालक की बात करते हैं। अगला है, जीन पियाजे का सिद्धांत कितने चरणों में है? तो जीन पियाजे का सिद्धांत 4 चरणों में। तो ये रहा आज का हम लोग का क्लास, जिसमें आप उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे बहुमूल्य नॉलेज आपको जानने और सीखने को मिला होगा आज के इस जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, जो कि आपको बताने का कोशिश किए। तो ये है हमारा चैनल मिशन शिक्षा। तो मिशन शिक्षा में आपको इस तरीके का और भी बहुत सारे अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए
वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हाँ, और एक बात कि आपने जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का थ्योरी है, इनका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उन प्लेलिस्ट के थ्रू आप जितने भी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनको आप देख सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतर तरीके से अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने जो जॉब है उस कड़ी में आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन को सही से डील नहीं कर पाइएगा, और अगर डील नहीं कर पाइएगा तो जॉब से बहुत दूर होते चल जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का जो जीन पियाजे का जो थ्योरी है उनके बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किए। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जवाब देने के लिए कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।